नमस्कार। एक बड़े खुलासे के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। यह खुलासा एनआईए ने केरल की एक स्पेशल कोर्ट में किया है। खुफिया एजेंसी एनआईए ने बताया कि बैन हो चुके इस्लामिक संगठन या पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने तकरीबन 977 यानी 977 लोगों को मारने के लिए एक हिट लिस्ट तैयार की थी। आपको बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए ने अदालत में खुलासा किया कि पीएफआई ने 977 लोगों को मारने के लिए एक हिट लिस्ट तैयार की। इन लोगों को आतंकी संगठन पीएफआई ने अपना दुश्मन माना और मौका मिलते ही मारने की योजना बनाई। हिट लिस्ट में एक रिटायर्ड जिला जज का भी नाम शामिल है। यह जानकारी एनआईए ने 4 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। ये चारों आरोपी मोहम्मद बिलाल, रियासुद्दीन, अंसार केपी और शहीद केवी केरल के पालक्कड़ जिले से हैं। एनआईए ने बताया ये लोग हिंसा फैलाने, हत्या की साजिश रचने, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने केरल में कई जगहों पर छापेमारी की। खासकर पेरियार वैली कैंपस अलुवा में की गई रेड के दौरान उन्हें बेहद अहम सबूत मिले। केरल के पेरियार वैली कैंपस अलुवा में यह जगह हथियारों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। इसमें से पीएफआई की आतंकी सिराजुद्दीन के पास से 240 नाम वाली एक लिस्ट मिली, जिसमें सभी गैर मुस्लिम समुदाय के लोग यानी अधिकांश हिंदू थे। एक फरार पीएफआई आतंकी अब्दुल वहाब के बटुए से 5 लोगों के नाम और उनकी जानकारी मिली। उनमें से भी एक रिटायर्ड जिला जज का नाम शामिल है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी जो अब सरकारी गवाह बन गया है, उसके पास से 232 लोगों की एक अलग लिस्ट मिली। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक और आतंकी अयूब टीए के नाम वाले शख्स के घर से 500 नामों की एक और हिट लिस्ट मिली। एनआईए ने कहा कि ये सभी लिस्ट मिलाकर यह साफ होता है कि पीएफआई ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत देश भर में अपने दुश्मनों को मारने की योजना तैयार की थी। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि पीएफआई का नेटवर्क बेहद गहराई से फैला हुआ था। इस संगठन के पास अलग अलग काम को अंजाम देने के लिए अलग अलग टीमें थीं, जो किसी भी षड्यंत्र को अंजाम देने में अनजान रहते हुए आपस में सहयोग करती थीं। इस कड़ी में पीएफआई ने अपने 3 विंग तैयार किए, जो किसी भी षड्यंत्र को चरणबद्ध तरीके से पूरा करते थे। पहली थी रिपोर्टर विंग। यह टीम टारगेट बनाने वालों और लोगों की रेकी करती थी, उनके घर, ऑफिस, दिनचर्या और तस्वीरें जुटाती थी। दूसरा है सर्विस विंग। यह लोग हत्या को अंजाम देते थे। तीसरा है फिजिकल और आर्म्स ट्रेनिंग विंग। यह विंग नए लड़कों को ट्रेनिंग देती थी कि कैसे हथियार चलाने हैं और फिजिकल फिटनेस कैसे बरकरार रखनी है। पीएफआई के पास एक पूरी रणनीति थी, पहले रेकी, फिर ट्रेनिंग, आखिर में हत्या। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि पीएफआई का लक्ष्य केवल विरोधियों की हत्या करना ही नहीं, बल्कि उनका लंबा प्लान था, जिसे उन्होंने नाम दिया था इंडिया 2047। पीएफआई का इंडिया 2047 प्लान का मकसद था भारत में इस्लामी शासन की स्थापना करना। यह बात तब सामने आई जब बिहार के फुलवारी शरीफ में 2022 में हुई छापेमारी में मोहम्मद जलालुद्दीन नाम के एक आरोपी के पास से 6 पेज का दस्तावेज मिला, जिसमें इस योजना की पूरी जानकारी थी। एनआईए ने यह भी बताया कि पालक्कड़ के आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि यह भी इसी इंडिया 2047 की प्लानिंग का हिस्सा रही। पीएफआई के कैडरों के पास ऐसे ऑडियो क्लिप मिले जो गवाहों के बयान में मिले हैं, जो साबित करते हैं कि संगठन के भीतर यह योजना कई स्तरों पर फैलाई और उसको लागू की जा रही थी। इस खुलासे के बाद से जज भी सख्ते में आ गए। स्पेशल कोर्ट के जज भी पीके मोहनदास ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला पहली नजर में ही बेहद गंभीर नजर आ रहा है। स्पेशल कोर्ट के जज पीके मोहनदास ने कहा कि आरोप प्राइमा फेसी यानी पहली नजर में ही सही लगते हैं, इसीलिए यूएपीए की धारा 43D(5) लागू होती है, जिसके तहत गंभीर आरोपों वाले आतंकियों को जमानत नहीं दी जा सकती। स्पेशल कोर्ट के जज पीके मोहनदास ने कहा कि अब इस मामले में ट्रायल
शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत और गवाह मौजूद हैं। हालांकि साल सितंबर 2022 में जब भारत सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया तो लेफ्ट पार्टियां खासकर सीपीआईएम ने इसका खुलकर विरोध किया। इन दलों का कहना था कि किसी भी संगठन को बैन करने से कुछ नहीं हासिल होता। सीपीआई ने यहां तक कह दिया कि कभी आरएसएस पर बैन लगा था, वैसे ही पीएफआई पर बैन करना कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस ने भी बैन का खुलकर विरोध तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि पीएफआई पर बैन लगाया जा सकता है तो आरएसएस पर भी बैन लगाया जाना चाहिए, जिससे साफ है कि आतंकवाद के गंभीर आरोपों पर भी कांग्रेस का सेल्फ साइड गोल करने वाली राजनीति चलती रही। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। एसडीपीआई ने, जो पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है, ने साल 2024 में कांग्रेस को चुनावी समर्थन दिया। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई ने कांग्रेस को केरल में समर्थन दिया। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को आतंकवाद की तुष्टीकरण वाली नीति को लेकर जमकर घेरा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस आतंकवाद की बात करती है, दूसरी तरफ उन्हीं के सहयोग से चुनाव लड़ती है। हालांकि कांग्रेस ने बाद में सफाई दी कि उन्होंने एसडीपीआई का कोई समर्थन नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी आतंकियों और उनके समर्थकों तक मैसेज जा चुका था। बाद में केरल के पालक्कड़ उपचुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुंदरन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और एसडीपीआई के बीच गुप्त समझौता हुआ है। केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुंदरन ने कहा कि एसडीपीआई की ग्रीन आर्मी नाम की टीम घर घर जाकर यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन के लिए वोट मांग रही थी। यह मामला केवल पीएफआई की साजिश तक ही सीमित नहीं है, इसमें देश की राजनीति का एक खतरनाक चेहरा भी उजागर होता है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल, जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वेद भूषण जी, पूर्व आईपीएस ऑफिसर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल जी, पहला सवाल आप ही से, आखिर पीएफआई जैसे संगठनों को खाद्य पानी कौन मुहैया करवा रहा है? और देश विरोधी गतिविधियों में फांसी की सजा है, लेकिन न्यायपालिका में हिचकिचाहट दिखती है, इसके लिए आप किसे दोष देंगे? जी भाई साहब, ये बहुत अफसोस की बात है कि इस प्रकार, जैसे आपने नाम लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है, वो अगर एसडीपीआई से समझौता करती है जी। और ये स्पष्ट मालूम है कि वो पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है, जो हिंसा के रास्ते भारत में इस्लाम का शासन लाने के लिए कोशिश कर रही है, और उनके पास से इस प्रकार की लिस्ट निकल रही है कि कितने लोगों को मारकर हम आगे अपना शासन कायम करने की कोशिश करें, तो ये विचार वाले लोग जो होते हैं, ये वास्तव में हत्या करने वाले लोगों से ज्यादा खतरनाक होते हैं जी। क्योंकि हत्या तो आदमी एक की करेगा, दो की करेगा, 10 की करेगा, इस केस में मान लो 1000 की करेगा, लेकिन ये जो वैचारिक समर्थन देने वाले लोग होते हैं, ये लाखों आदमियों को प्रभावित करते हैं और ये लाखों लोगों को हत्याएं करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए इस पर जांच करके कितने लोगों का इससे संबंध निकले, उनको सबको कठोर दंड मिलना चाहिए। और पीएफआई को तो बैन तो है ही, लेकिन पता लगाकर कि कौन कौन से पीएफआई में लोग काम कर रहे हैं, और चाहे वो ओवरग्राउंड है चाहे अंडरग्राउंड, जितने लोग हैं, इनको समय से अगर नहीं इनको सजा मिली तो ये जैसे फोड़ा नासूर बन जाता है, तो फिर पूरे शरीर को कैंसर फैला देता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। उस तरह देश के लिए ये लोग बहुत खतरनाक। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल जी, एक पहला सवाल मेरे दिमाग में यही आता है कि सवाल है कि क्या आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, वो भी सत्ताधारी सरकार की जिम्मेदारी है, या सिर्फ राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हैं सिर्फ चुनाव के वक्त ही देशभक्ति दिखाएंगे? जी बिल्कुल, ये इस प्रकार के जो दल हों, चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के विपरीत जो लोग हिंसा के रास्ते से देश की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, उन राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। कारण
बताओ नोटिस जारी करना चाहिए कांग्रेस को भी। और अगर ये बात सही निकलती है कि जानबूझकर उन्होंने हिंसा फैलाने वालों से दोस्ती की और दोस्ती करके उसे चुनाव जीतने का प्रयास किया, तो उन पर भी बैन लगना चाहिए, उनकी भी मान्यता खत्म लेकिन होनी सवाल चाहिए। फिर है कि पीएफआई की जो राजनीतिक शाखा है एसडीपीआई, उस पे भारत सरकार ने आज तक प्रतिबंध नहीं लगाया है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये बात कि प्रतिबंध लगाया है कि नहीं लगाया है, अगर वो पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है, तो जब पीएफआई पर ही बैन लग गया, तो उसके जितने सहयोगी संगठन है वो स्वतः उस बैन में आ जाते हैं। ये नहीं कि वो पॉलिटिकल विंग और स्टूडेंट विंग और लेबर विंग, वो तो जब पीएफआई पर लग गया बैन, तो जितनी उसकी विंग है वो स्वतः बंद समझी जानी चाहिए। और दूसरा अनुरोध ये करूंगा कि न्यायपालिका से कि कुछ वकील लोग जो खड़े होकर इनके पैरवी करते हैं और जानते हुए वो स्वयं भी उसी एबेटमेंट के दोषी हैं, इस प्रकार के हिंसक संगठन को बढ़ाने के दोषी हैं, इसलिए उनको भी एबेटमेंट की सजा दी जानी चाहिए जो लोग इसको लेकिन न्याय प्रक्रिया में तो एक वकील तो आपका समर्थन करेगा ही करेगा, ये तो पूरी दुनिया में मान्य हो है। सवाल बस इतना है कि पीएफआई की स्थापना जब 2006 में केरल में हुई, जिसको माना गया कि यह शुरू से इस्लामिक संगठन है और खुद को भारतीय मुसलमानों के अधिकारों का रक्षक बताता है, अब सवाल उठता है कि इस तरह के संगठन को रजिस्ट्रेशन कौन दे रहा है? धार्मिक आधार पर आप संगठन बता रहे हैं, और पीएफआई का मकसद शुरू से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश करना और भारत की संप्रभुता को कमजोर करना था, यह अंधा आदमी भी देख सकता था। उसके बाद भी इसका रजिस्ट्रेशन होता है। आप बेहद अहम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार शुक्ल जी, कि जिस तरीके से चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, राजनीतिक दलों पर नकेल कसनी चाहिए थी, शायद वह उसमें पूरी तरीके से सक्षम नहीं अपने आप को पाया। इसके साथ ही न्यायपालिका पे भी तमाम सवाल उठते हैं कि ऐसे लोगों को क्यों बढ़ावा दिया जाता है, क्यों जमानत मिलती है। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। सवाल यह है कि पीएफआई पे प्रतिबंध क्यों लगाया गया? गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप में हिंसा, धर्मांतरण और सामाजिक अशांति फैलाने का आरोप लगाया गया। आतंकी संबंध बताए गए। कुछ नेताओं के आईएसआईएस और सिम्मी से भी संबंध होने के सबूत मिले। देशद्रोह की घटनाएं सामने आई। संगठन पर भारत विरोधी नारेबाजी और युवाओं को रेडिकलाइज करने का आरोप लगा। अब सवाल यह है वेद जी कि इस तरह के लोगों को जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, अगर संख्या बल में ज्यादा होते हैं तो पुलिस प्रशासन के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। एक छोटी से इलाके में बड़ी कम्युनिटी रहने लगती है, वो असल में आतंकवाद की जननी हो जाती है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन असक्षम दिखता है इनकी कार्रवाई को रोकने के लिए। क्या कोई रणनीति होती है इस तरह के कार्रवाई को रोकने के लिए? देखिए प्रसन्न जी, तमाम तरह की तैयारियां सरकार, इंटेलिजेंस और तमाम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, और पुलिस प्रशासन का काम ही यह है कि इस तरह की एजेंसीज को कैसे चेक किया जाए। सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, तमाम जो प्रतिबंधित संगठन है, उसी का एक्सटेंडेड ग्रुप पीएफआई थी, जिसको बाद में सरकार ने बैन कर दिया। उस पर बड़े सारे जो कॉर्नर्स थे उस पर सवाल पैदा किए गए कि सरकार को इसको बैन नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये एसडीपीआई से कनेक्टेड थी। ये तो एक राजनीतिक मामला आ गया। इनका उद्देश्य ये केवल था कि इस्लामिक स्टेट को इस तरह से 2047 में किस एजेंडे के तहत एक हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। उसके लिए तमाम जो आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या तक कर दी गई। आप बता रहे हैं 922 और भी लोग थे जो इनके टारगेट पर थे। तो इनका इरादा ही केवल पूरे देश के अंदर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करना है जो डेलिबरेटली एक इंसाइट करें, दंगे कराएं, हिंदू एक्टिविटिस्ट को मारा जाए। और खास तौर से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये 3 स्टेट इनके निशाने पर रहे क्योंकि यहाँ पर इनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा फली फूली। हालांकि सरकार ने जब पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, उसके बावजूद आज भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। बेहद अहम बात कह रहे हैं कि सरकार का दावा खुद है कि पीएफआई असल में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिम्मी का ही नया रूप है। सिम्मी पर 2001 में प्रतिबंध लगाया गया था और पीएफआई उसी के कार्यकर्ताओं या आतंकियों द्वारा बनाया गया। अब सवाल ये है कि ये सबको मालूम था, अखबारों में भी था कि ये उसी की जननी है। अब सवाल ये है कि उस समय पुलिस प्रशासन क्यों छुप जाता है? क्या कोई राजनीतिक दबाव होता है या न्यायपालिका की निष्क्रियता होती है? वेदभूषण जी।
देखिए, न्यायपालिका की निष्क्रियता तो इसको नहीं कह सकते। अदालत में जब कोई मामला जाएगा तो अदालत तमाम एविडेंसेस को अप्रिशिएट करने के बाद, ट्रायल करने के बाद में सजा या बरी करने का अधिकार अदालतों को है। पर जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई प्रॉपर तैयारी ना की गई हो, जो रेडिकल जो तत्व है उनको आइडेंटिफाई ना किया गया हो, और जो उनकी मनी चेन है, जो फंडिंग हो रही है, उनको बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा आ रहा है, उसको कैसे चेक किया जाए, किस तरह से इस तरह के जो एलिमेंट्स है उनको वेदभूषण जी, ये हमेशा से हर सरकार विदेशी फंडिंग की आप बात कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने बहुत पहले ही बता दिया था कि पीएफआई को गल्फ देशों, खासकर कतर और यूएई से बड़ी फंडिंग मिल रही है। उसके बावजूद फैसला तो सरकार को लेना है, एक्शन पुलिस प्रशासन को करना है। जी हाँ, बिल्कुल एक तरह से आप इसको छद्म वार कह सकते हैं। ये पीछे पर्दे के पीछे से लड़ी जाने वाली लड़ाई है। जिस कंट्रीज का आपने नाम लिया है उसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज इसी विचारधारा को प्रमोट करते हैं, चाहे वो टर्की हो, चाहे कतर हो, और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं कि किस तरह से इस्लामीकरण करा जाए। पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में वो चाहते हैं कि उनका इस्लाम का शासन हो। इस दिशा के अंदर जितनी तरह की वार फिलहाल चल रही है वो पूरे कंट्री के लेवल पर चलिए। तो एक संस्था की हमारा बातचीत कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि क्या सिम्मी, क्या किस तरह से पीएफआई या इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, और किस तरह से इन लोगों के कनेक्शन थे। परंतु ये एक बहुत अहम और मुद्दा आज भी मौजूद है कि क्या पीएफआई या सिम्मी पूरी तरह से समाप्त हो गया है? नहीं हुआ है। उनके जो स्लीपर सेल्स हैं आज भी उसी तरह से एक्टिव है। भारत सरकार को बेहद अलर्ट रहना है। ईडी ने बहुत पहले ही पीएफआई के खिलाफ झूठे दान और हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई केस दर्ज किए, लेकिन फिर होता है कि इतने पे ही नहीं रुकी थी पीएफआई की कई आतंकवादी और हिंसक घटनाओं में नाम आया। केरल के हिंदू नेताओं की हत्याएं, जैसे आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या, दिल्ली दंगों में भी उसकी भूमिका संदिग्ध रही। युवाओं को रेडिकलाइज करने का आरोप लगा। पीएफआई पर आरोप लगा कि वह सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जिहाद के लिए उकसाती है। अब ये साफ है कि ये अगर कोई भी खुफिया एजेंसी चाहे तो वह तुरंत पेज के जरिए पता लगा सकती है कि कौन इस ट्विटर हैंडल को, कौन फेसबुक हैंडल को हैंडल कर रहा है। अब हैंडलर का नाम सामने आने के बाद कार्रवाई क्या होती है, ये बड़ा सवाल होता है। आप उसको सामान्य मामला समझ के छोड़ देंगे तो आगे आने वाले समय में हम लोग नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल जी, पीएफआई का राजनीतिक संबंध एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से रहा, जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में सक्रिय रही। कुछ विपक्षी दलों के पर आरोप लगे कि वह पीएफआई से जुड़े हैं, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन चुनाव में सब जग जाहिर हो जाता है। अब सरकार के पास और पुलिस प्रशासन के पास क्या उपाय होते हैं? जी, इसमें कठिनाई ये आती है शासन को, पुलिस को, दोनों को, कि जैसे सिम्मी को बैन किया गया जी, तो उन्होंने जैसे ही बैन हो गया तो उन्होंने वो संगठन छोड़ के एक नया संगठन बना लिया जी, पीएफआई। अब पीएफआई की जब गतिविधियां हिंसा में लिप्त होने की बातें, घटनाएं सामने आएंगी, तब आप उस पर बैन लगाएंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, सबूत करेंगे कि ये सबूत हैं, ये तो वो इसमें थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है कि रिपोर्ट लोकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाती है, फिर घटनाएं कुछ हो तभी तो एसडीपीआई नाम से बैन किया जाए। इस तरह की चालाकी ये संगठन करते हैं कि चलो ये संगठन बैन हो गया है तो अब नए संगठन, नए नाम से संगठन बना दें, और उसमें थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन अब यहीं पर रोल आता है जो इन्वेस्टिगेशन की और इंटेलिजेंस कलेक्शन की एजेंसी हैं कि वो लोग इसका तत्परता के साथ नजर रखें कि ये वही लोग हैं, और वो तत्परता पूर्वक जैसे ही वो दूसरे रूप में दूसरे नाम से प्रकट हो, एक्टिव हो, उनको तुरंत बैन किया जाए। और सवाल ये है कि पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगा उसकी जो कानूनी प्रक्रिया थी यूएपीए के जरिए, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के जरिए पीएफआई को गैर कानूनी संगठन घोषित करके प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई, 100 से ज्यादा नेताओं की गिरफ्तारी की गई। लेकिन एसडीपीआई अभी भी सक्रिय है, उस पर नजर है। जो वेदभूषण जी कह रहे हैं बेहद अहम बात कह रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल है क्या पीएफआई वापस आ सकता है? तो
यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठनों के पुनर्गठन पर जीवन भर की पाबंदी होती है। हालांकि अंडरग्राउंड एक्टिविटी की आशंका बनी होती है जिस पर एनआईए की नजर होती है। सवाल यही है जो वेदभूषण जी भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल जी, कि कहीं न कहीं तो किसी न किसी की कमजोरी दिख रही है, चाहे न्यायपालिका की या राजनीतिक सत्ता की। चूंकि जब इतने एक्ट है, यूएपी है आपके पास, तमाम तरह के कानून है आपके पास, तो एक्शन में कहाँ कमी आ रही है? आज भी अगर एसडीपीआई जिंदा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, न्यायपालिका या राजनीतिक संस्थाएं? वेदभूषण जी, पहला जवाब आपसे जी। देखिए, ये जो संस्था या इस तरह के स्लीपर सेल्स होते हैं कभी भी डाई नहीं होते, बढ़ते नहीं है। हालांकि सरकार ने जो यूएपीए एक डेटरेंट एक्ट है और तमाम तरह की प्रिवेंटिव अरेस्ट इस बारे में की गई थी। आपको याद होगा जब पीएफआई को बैन किया गया था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर फुलवारी शरीफ का, बिहार का आपने नाम लिया, पूरा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के अंदर सैकड़ों लोग डिटेन किए गए, अरेस्ट किए गए, उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है। इसके अंदर जल्दी से बेल नहीं होती और तमाम जितने सरकारी अमले हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, वो तमाम एक्टिवली इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो ईडी है या हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है। तमाम जो लोकल पुलिस है वो तमाम हर एंगल से जांच करती है कि किस तरह से ज्यादा एविडेंस इन लोगों के खिलाफ इकट्ठे किए जाए, क्योंकि यूएपीए की विशेषता ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर होता है कि मैंने ये मिसकंडक्ट मेरा या क्रिमिनल एक्ट नहीं था, ये एक्यूज को प्रूव करना पड़ता है, जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये इस कानून की विशेषता है और इससे बड़ा कानून हमारे देश के अंदर नहीं है। जो बेहतरीन से बेहतरीन उसके अंदर प्रोविजंस किए गए हैं इस तरह के तत्वों को हैंडल करने के लिए, उसका नतीजा ये है कि ये इस चीजें की अब दोबारा से ये सिर नहीं उठा पा रहे हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन इस तमाम केसों की जारी रहती है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है कोर्ट के अंदर, ट्रायल के अंदर बहुत सारी चीज नई क्रॉप अप होती है, दोबारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल की जाती है। तो ये तमाम चीजें एक कॉन्स्टेंटली वॉच करने की चीज है। सरकार इस बारे में हमेशा सजग रही है, आईबी है, रॉ है, तमाम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, कानून है। फिर पूछ रहा हूँ डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल जी, अगर कोताही दिख रही है, ऐसे संगठन दोबारा पैर जमा ले रहे हैं, जो वेदभूषण जी भी कह रहे हैं कि कभी खत्म नहीं होते हैं, दोबारा पैर जमाते हैं, तो एक किसकी निष्क्रियता है? क्या न्यायपालिका कोई ऐसा दंड देकर, कड़ी सजा देकर कोई मिसाल कायम करने में सक्षम रही है? इसे आप न्यायपालिका की खामी मानते हैं या राजनीतिक सत्ता की, डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल? देखिए, जहां तक न्यायपालिका की बात है तो आप हम नहीं, पूरा देश जानता है कि इस देश में न्याय मिलने में विलंब होता है और 10-10 साल, 20-20 साल, क्या अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको 50 साल से पुराने केस भी मिल जाएंगे जो अदालतों में पेंडिंग है। और उसके लिए निश्चित रूप से उन सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि जहां एक तरफ कोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, दूसरा प्रक्रिया को और फास्ट बनाने की जरूरत है, तीसरा न्यायपालिका को भी मैं निवेदन करूंगा कि अब अपने कंपंद एसी कमरों से निकलकर जनता के बीच जाकर न्याय देने की जरूरत है ताकि लोगों को विश्वास बना रहे। आपको याद होगा, चाहे हम लोग लाख बुराई करें, लेकिन नक्सलवादियों ने जो कंगारू कोर्ट बनाई थी कि मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के सुन को फैसला कर देते थे, वो तो उसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी आदिवासी क्षेत्रों में। तो हमें अपनी न्यायपालिका को सक्रिय करने की जरूरत है। इसके लिए जो भी ऑर्डिनेंस लाना हो, जो भी कानून बनाना हो, बनाए जाएं, क्योंकि देश की न्यायपालिका न्याय करने में अक्षम रही है और उसके कारण तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन होते रहे हैं। आप सुनते होंगे तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन की उसकी वजह से सिविल मामलों का तो बहुत ही बुरा हाल है। क्रिमिनल मामलों में अब पहले से सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम होना बाकी। लेकिन ये जो खुलासे हो रहे हैं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल जी, यह देश की चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इसमें जजों का नाम है, बड़े नेताओं का नाम है, एक्टिविस्ट का नाम है, जो देश की एकता अखंडता के लिए अपना जान न्यौछावर कर रहे हैं। उसके बाद भी कुछ राजनीतिक दल इनको प्रोटेक्ट करते हैं। असल में ये राजनीतिक दल देश के विखंडन में लगे हुए हैं और इनको सख्त संदेश जाना चाहिए। यह संदेश केवल चुनाव आयोग की तरफ से ना हो जाकर
चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, न्यायपालिका को जवाब देना चाहिए और राजनीतिक सत्ता को भी जवाब देना चाहिए। साथ ही विपक्ष की भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि ऐसे मामलों में आपकी कोई भी टिप्पणी कहीं आतंकवाद तो नहीं बढ़ा रही है। आप दोनों इस चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।